आई वुड रियली रियली एंजॉय हियरिंग स्टोरीज तुम सबके आर्टिकलशिप का। मैं आतुर हूं ये सुनने के लिए कि तुम्हारे बॉस कितने दिनों तक तुमको झेल पाएंगे। हाँ, हो सकता है। जिस हिसाब से तुम जा रहे हो, तुम वहां चंद घंटों के ही मेहमान हो, ऐसा हो सकता है। क्या पढ़ा था हमने? रंजू, चश्मा किधर गया तेरा? क्या कर रहे हो बे? पूरे बात। ठीक है, चलो। हाँ, बोले। बाकी तो हम
तुम्हारे पास। पता नहीं क्या हो गया, पता चलेगा भी नहीं क्या हो रहा है। बोलेगा तो 3 मिनट। चलो आइए यूनिट 2 शुरुआत करते हैं। अब हम लोगों ने यूनिट 1 जो पढ़ा है इसमें चैप्टर 3 में, उसमें हमने थियरी ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात किया। प्रोडक्शन से जुड़े हुए कंसेप्ट सीखे, लॉज सीखे, प्रोडक्शन फंक्शन देखा। यहाँ इस यूनिट में अब हम पूरा कॉस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ कॉस्ट से जुड़े हुए कंसेप्ट सीखेंगे, कॉस्ट फंक्शन देखेंगे और कॉस्ट के प्रकार देखेंगे। ठीक है। तो देखो इंट्रो में तो ज्यादा कुछ है नहीं। ऐसा बताया आपको कि पिछला यूनिट में हमने आउटपुट और इनपुट का रिलेशन स्टडी किया था, बट फिजिकल क्वांटिटीज में ही स्टडी किया था, उसका मॉनेटरी टर्म्स में कोई वैल्यू देखा नहीं था। बट जैसा हमको पता है कि बिजनेस डिसीजंस होता है भैया, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ध्यान में लिए बगैर नहीं हो सकता है। आप कोई भी बिजनेस हो और उसका कैसा भी डिसीजन हो, कॉस्ट को कंसिडर किए बगैर वो डिसीजन लेते नहीं है। कॉस्ट एनालिसिस में हमारा स्टडी होगा अबाउट द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट इन रिलेशन टू वन और मोर प्रोडक्शन क्राइटेरिया। जैसे प्रोडक्शन है वो इनपुट्स पे डिपेंड करता है, वैसे कॉस्ट भी कई सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। जैसे साइज ऑफ आउटपुट पे डिपेंड करेगी कॉस्ट। आप 100 यूनिट बना रहे हो कि 1000 यूनिट बना रहे हो कि 5000 यूनिट बना रहे हो, उस पर कॉस्ट डिपेंड करेगी। ठीक है। इट विल डिपेंड ऑन स्केल ऑफ ऑपरेशंस। छोटे स्केल पे काम कर रहे हो या बड़े स्केल पे काम कर रहे हो, उस पर कॉस्ट डिपेंड करेगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है। और दूसरे भी ऐसे कुछ अदर वेरिएबल्स हो सकते हैं। इसमें हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट देख रहे हैं प्रोडक्शन रिलेशन का। पिछला यूनिट जो हमने देखा था उसमें सिर्फ क्वांटिटी एस्पेक्ट्स देखे थे। यहाँ पे हम क्या देखेंगे? फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स देखेंगे। ठीक है। चलिए, अब कॉस्ट के कुछ कंसेप्ट्स हैं जो पहले डिस्कस करने हैं। यहाँ 7 कंसेप्ट्स हम बारी बारी कवर करते हुए चलेंगे, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है। अब कॉस्ट का कंसेप्ट है ना बेटा बेटा, वो दोनों में आता है, अकाउंट्स में भी आता है और इकोनॉमिक्स में भी आता है। पर दोनों की कॉस्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अलग है। अकाउंट्स के नजरिए से कॉस्ट मतलब आप दूसरों के पास से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेके अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो, उसके लिए जो आप पे कर रहे हो, दैट इज कॉस्ट। क्या बोला मैंने? दूसरों के पास से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेके अपने बिजनेस में यूज किया, उसके लिए मेरे को कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसे अमाउंट को हम क्या बोलेंगे अकाउंट्स के टर्म्स में? दिस इज कॉस्ट। इसको आप अकाउंटिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, इसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, या तो सीधे भाषा में एक्चुअल कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है। वट एवर पेमेंट जो आपको दूसरों को करने पड़ रहे हैं क्योंकि आप उनके फैक्टर्स अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो, तो फैक्टर्स विच यू डोंट ओन बट तुम अपने बिजनेस में उसको यूज कर रहे हो, उसके लिए आपको जो भी पेमेंट करना है वो सब अकाउंटिंग कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट या एक्चुअल कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इकोनॉमिक्स ऐसा मानता है कि भाई जब आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें जरूरी नहीं है कि जो फैक्टर्स आप यूज कर रहे हो वो किसी और के पास से ही लिए हो।
ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फैक्टर्स आप वो यूज कर रहे हो जो आपकी खुद की ओनरशिप के हैं। ठीक है, ऐसा सोचो हम यहाँ ये इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, तो ये जगह जैसे हमारी नहीं है, रेंट पे है, तो हमें रेंट भरना पड़ेगा, है ना। अब वो रेंट भरा ना, दैट इज एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि somebody else own this property, हम हमारे बिजनेस के लिए उनका प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो हमें उनको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, बट इमेजिन अगर ये मेरी खुद की जगह होती, अब अपनी ही जगह है तो मैं खुद को थोड़ा रेंट दूंगा, समझा, मेरी ही जगह है, तो उसमें कोई एक्चुअल पेमेंट होने वाला नहीं है। पर ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि भाई आई ओन दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और मैं उसको अपने बिजनेस में यूज कर रहा हूं। अगर मैं उसको अपने बिजनेस में यूज ना करता तो किसी और काम में करता, कोई और काम में अगर वो यूज हो सकता था, तो उसमें से मेरे को कोई बेनिफिट मिल सकता था, वो बेनिफिट मेरे को छोड़ना पड़ा। ऐसे बेनिफिट को शास्त्रों में कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सुना है आपने ऐसा कुछ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बराबर। तो आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी थी, कोई अवसर था किसी रिसोर्स में से कुछ कमाने का, वो आपने छोड़ा सो दैट आप उस रिसोर्स को अपने बिजनेस में यूज कर सको। तो वो जो सैक्रिफाइस आपने दिया है ना, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। अब इकोनॉमिक्स ऐसा मानता है कि जब हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट ही नहीं आएगी, ऐसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आएगी। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बोला जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या बोलेंगे इसको, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो दो प्रकार के कॉस्ट कौन से दिख रहे हैं अपने को, एक तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट दिख रहा है, दूसरा इम्प्लिसिट कॉस्ट दिख रहा है। इम्प्लिसिट का मतलब ही होता है कि जो वास्तविक नहीं है, जो इमेजिनरी है, सोचा हुआ है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है बेटा, अपन किसी को एक्चुअल में पे थोड़ा करते हैं, तो खाली अपन ने इमेजिन किया है कि अगर ये मेरी जगह मैंने किसी को भाड़े पे दी होती, तो मेरे को उसमें से उतना मिल सकता था जो मैंने सैक्रिफाइस किया, समझे ना। तो वो एक्चुअल पेमेंट्स नहीं है, समझ आ रहा है। तो याद क्या रखने का अपने को कि दो प्रकार का खर्चा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। अभी अकाउंट्स जब भी कॉस्ट को देखेगा ना, तो सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही देखेगा, पर जब इकोनॉमिक्स कॉस्ट को देखेगा ना, तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट देखेगा। इकोनॉमिक्स के हिसाब से एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी होती है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी होती है। ठीक है, अब सवाल ये बनता है कि सर जब इम्प्लिसिट कॉस्ट किसी को पे किया ही नहीं है, तो काय को गिनने का उसको, क्योंकि बच्चा इम्प्लिसिट कॉस्ट है ना, वो डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या करता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ठीक है, इसलिए उसको डिसीजन मेकिंग के टाइम पे कंसिडर करना जरूरी है। और ऐसा तो मैं सबको बताता नहीं हूँ, मगर तुम लोग मेरे घर परिवार जैसे ही हो, तो ऐसा थोड़ा सत्य घटनाओं पे आधारित एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऐसा, मैं सीए बना ना, तो सीए बनने से पहले ही एक्चुअली मेरा टीचिंग वाला काम शुरू कर दिया था मैंने, क्योंकि मेरे को शौक था कि मेरे को यही करना। ठीक है, फिर मैं सीए बना, तो वो क्या रिक्रूटमेंट वालों के कॉल आना शुरू हो जाते थे, उनके पास डेटा होता है, तो वो कॉल करते थे, मेरे को पूछते थे कि एक बिग फोर में वैकेंसी है, आप इंटरेस्टेड हो। अपन मुंह पे मना कर देते थे नहीं, तो क्योंकि मेरे को जाने का ही नहीं, मेरे को टीचिंग में जाने का। तो ऐसा एक आध दो बार कॉल आया कि आप ये करोगे, वो मतलब इंटरेस्टेड हो, आप आओगे इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं, इतना पैकेज। वो पैकेज का एक्सपेक्टेशन पूछते थे ना, तो भी मैं ऐसा पागलों जैसा कुछ भी बोल देता था, 20 लाख। तो मतलब वो, क्योंकि करना ही नहीं था, तो बेकार में क्यों अपनी इज्जत कम करें। तो ऐसा हाई पैकेज। फिर एक बार कुछ तो मैं किधर काम में था, तीसरा चौथा कॉल था वो, ऐसा रिक्रूटमेंट वाला था, तो मैं कुछ तो काम में था, और पैकेज, वो एक्सपेक्टेड पैकेज बोले आप नेगोशिएट करोगे, मैंने गलती से हाँ बोली, तो बोले हम इंटरव्यू शेड्यूल कर। तो उन्होंने डेलोइट में इंटरव्यू शेड्यूल किया। अभी मैं मतलब गया उधर, इंटरव्यू सवेरे कुछ 9:30 को मैं पहुंचा था, एंड 4-5 राउंड हुए, और फाइनली 3:30 बजे करीब ऑफर लेटर दे दिया था। तो मैंने घर पे कॉल किया, मुंबई था, मैं पापा को कॉल किया, मैंने कहा, पापा मिल गया ऑफर लेटर, कॉन्ग्रेचुलेशन, सही है, अब तो सेट हो गया सब। मैंने बोला पर मेरे को मन नहीं कर रहा है घर का। तो बोलते हैं तेरे को क्या करना है, मैंने बोला मेरे को पढ़ाना है।
टीचिंग का। तो बोले नहीं नहीं, इतना अच्छा जॉब है, कर ले। तो समझाया उन्होंने, फादर्स बीइंग फादर्स, वो तो जो जो उनको समझ में आ रहा है उस हिसाब से बेस्ट ही सोचते हैं अपने लिए। तो ऐसा मन तो नहीं था, पर मैंने कर लिया ज्वाइन। ठीक है। पर थोड़ा टाइम में रियलाइज हो गया कि इट वॉज अ ग्रेव मिस्टेक, अपना कुछ चलेगा नहीं उधर ज्यादा टाइम। तो 2-3 असाइनमेंट्स किए और फिर रिजाइन कर दिया। अब रिजाइन किया ना, तो पापा को पहले कॉन्फिडेंस में थोड़ा लेने का कोशिश किया कि एक बड़ा डिसीजन लेने जा रहा हूँ। अभी उस टाइम पे क्या, एक्चुअली जॉब लग चुकी थी, कुछ महीने हो गए थे जॉब लगे हुए, क्वालिफिकेशन मिल चुका था, तो मेरी शादी की बात चल रही। तो हर जगह वो लोग ऐसे बात करते थे ना, तो बोलते थे कि हमारा लड़का सीए है और मुंबई में डेलॉइट में जॉब करता है। अभी दैट वाज गुड इनफ फॉर एनीवन टू अग्री उस टाइम के हिसाब से। अभी भी लाइक बिग फोर हैज अ रेपुटेशन, एटलीस्ट उस सर्कल में जिनको पता चलता हो कि बिग फोर क्या है, तो दे वुड बी इजीली कर। तो अच्छे खासे मतलब रिश्ते मेरे लिए आ रहे हैं, है ना। पर जैसे मैंने जॉब छोड़ने का फैसला किया ना, माय फादर वाज नॉट वरीड अबाउट माय फाइनेंशियल फ्यूचर, ही वाज वरीड अबाउट माय मैरिटल स्टेटस बीइंग नॉट नॉट बीइंग चेंज। तो उनको ऐसा था कि भाई तू फिर कोई बहाने बोलेगा तेरे को शादी के लिए, अगर तू ये एक अच्छा तेरे हाथ में अपॉर्चुनिटी है उसको तू छोड़ देगा तो नोबडी विल से यस। मैंने बोला नहीं नहीं, मेरे को नहीं करना। ऐसा करके थोड़ा मैंने वजन देके बाद में खत्म कर दिया और छोड़ दिया। फिर पापा बोले कि अब क्या करेगा। मैंने बोला मैं आ रहा हूँ गुजरात वापस। और मैं और मेरे 2 फ्रेंड्स थे, हम तीनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम कोचिंग इंस्टीट्यूट साथ में शुरू करेंगे, है ना। तो यहाँ ही आगे विजय चार रास्ता के पास एक बेसमेंट में जगह ली थी हमने। और 3 of us started the कोचिंग। एंड कोई कैपिटल नहीं है, इधर उधर से इकट्ठा किया हुआ मुश्किल से 1-8 लाख रुपए था। उसमें वो 2 भाड़े भरे डिपॉजिट के, और 4-5 बेंचेस डाल दी, छोटा सा रूम था ऐसा। और शुरू कर दिया पढ़ाना वहां पे। और अब वो टाइम स्टार्ट किया ना, तो ऐसा मतलब पापा वुड भी लाइक कि भाई तू ना कर, अभी ये सब नहीं चलेगा तेरा। वो बराबर था, सही कमा रहा था उसमें, कि क्यों इतना इसमें जा रहा है, नहीं होगा तेरे को लॉस होगा मतलब इसमें। मैंने बोला नहीं होगा, इसमें प्रॉफिट में आ जाएगी। तो अ, फिर 1 साल खत्म हुआ, क्लासेस शुरू की, अपनी सीए बुद्धि जाग उठी, अपन हिसाब किताब कर। तो कैलकुलेशन किया ना, तो फीस कलेक्शन माइनस ऑल एक्सपेंसेस करके, लेट अस से numbers calculation. So I had, let's say, a profit of about 3 lakhs. ठीक है। तो ऐसा पापा के सामने ना अपने से कॉलर तान के, पापा प्रॉफिट इन द फर्स्ट ईयर। आपने क्या बोला था, नहीं होगा, देखो प्रॉफिट हो गया। बोला अच्छा प्रॉफिट हुआ, बता बता कैसे आया प्रॉफिट। मैंने बोला आपका बेटा सीए है, आप मेरे को क्वेश्चन करोगे कि प्रॉफिट कैसे निकाल जाएगी, आई नो दैट, है ना, इट्स लाइक माय ब्रेड एंड बटर। क्या अभी पापा के साथ बैठा, हिसाब किताब देखे। तो आ जाए। तो आ, मेरे को बोलते हैं कि कितना प्रॉफिट बोल रहा है तू। मैंने बोला 3 लाख। बोले तेरा डेलॉइट में पैकेज कितने का था? लाख। बोले प्रॉफिट कितना बोल रहा है। अभी जो तुम्हारा मन में भाव प्रकट हो रहा है ना अभी, वो मेरा मन में भी होने लगा। सडनली वो 3 लाख का प्रॉफिट सीम्ड लाइक अ 4 लाख का लॉस। हाँ, वो क्यों हुआ, क्योंकि वो 7 लाख है ना, वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था। आई गेव अप दैट 7 lakhs का जॉब so that I can be in that business where I made a 3 lakh का profit. So accounting sense है ना बेटा, वो उस 3 लाख का प्रॉफिट को देखता है। पर जब इकोनॉमिक्स देखता है तो ऐसा नहीं देखता है कि भाई आपने रेंट कितना दिया, आपने इलेक्ट्रिसिटी कितनी दी, आप सैलरीज कितना पे कर रहे हो, प्रिंटिंग कॉस्ट कितना, सिर्फ उसी को नहीं देखेगा, वो ये भी देखेगा कि सैक्रिफाइस कितना किया। समझा, इकोनॉमिक्स का फंडा सिंपल है। अगर तुम्हारा जेब में से गया है वो तुम्हारा नुकसान है, तो तुम्हारा जेब में जो फायदा आ सकता था और नहीं आया वो भी तुम्हारा नुकसान है। What you pay is your actual cost. What you could have earned is your implicit cost. And when you are considering economic cost, तो उसमें दोनों आते हैं, explicit plus implicit. अब डिसीजन मेकिंग के लिए implicit cost इंपॉर्टेंट। आप खाली अकाउंटिंग सेंस में सोच रहे हो तो implicit cost का कोई महत्व
नहीं है ना, अपन रिकॉर्ड भी नहीं करते कभी उसको, है ना, अकाउंट्स तो तुम्हारा कर लिया है ना, 11th स्टैंडर्ड से अकाउंट्स के पीछे तो तुम दीवाने हो। अकाउंट्स में कभी तुमने इम्प्लिसिट कॉस्ट रिकॉर्ड किया नहीं है, बराबर, क्योंकि उधर उसका कुछ काम नहीं है। और इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है कि वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, तो डिसीजन लेने के लिए तो आपको वो सैक्रिफाइसेस भी देखने ही पड़ेगा, समझ आया। और इसीलिए इम्प्लिसिट कॉस्ट भी इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर को पैसा चुकाना पड़ता है वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो वो अपने प्रोडक्शन एक्टिविटी में एम्प्लॉय करता है। ठीक है, तो उसको वेजेस पे करना पड़ेगा वर्कर्स को, रॉ मटेरियल का प्राइस देना पड़ेगा, फ्यूल पावर का पैसा देना पड़ेगा, भाड़े पे लिया बिल्डिंग तो रेंट भरना पड़ेगा, किराए पे मतलब उधार पे पैसा लिया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन हिज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड दे आर टर्म्ड एज अकाउंटिंग कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, नाउ अकाउंटिंग कॉस्ट में वही सारे खर्चे आते हैं जिसमें कैश पेमेंट्स होएगा बाय द एंटरप्रेन्योर ऑफ द फर्म। सो अकाउंटिंग कॉस्ट्स आर explicit cost and includes all the payments and charges made by the entrepreneur to the supplier of various productive factors। अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मालिक को दिए गए पैसे सारे के सारे explicit cost कहे जाते हैं। Accounting costs are expenses already incurred by the firm and therefore we also record these in financial statements of the firm। तो ये रिकॉर्ड भी होगा। पर ऐसा हो सकता है कि एक एंटरप्रेन्योर जब इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में अपने, तो कुछ हिस्सा अपना फंड्स का भी लगाएगा। पूरा का पूरा उधार लिया हो ये जरूरी नहीं है, कुछ अपना पैसा भी लगाया होगा। इफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द एंटरप्रेन्योर इन हिज बिजनेस हैड बीन इन्वेस्टेड एल्सवेयर, अगर कहीं और उसने ये लगाया होता, इट वुड हैव अर्न्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड। अगर अपना ही पैसा किधर और लगाता छोटे, तो कुछ ब्याज मिलता, कुछ डिविडेंड मिलता। समझ आ रहा है ना। Moreover, a entrepreneur may devote his time to his own work of production and contributes his entrepreneurial and managerial ability to do the business। वो अपना समय डालता है, अपनी स्किल्स यूज करता है अपने बिजनेस में। अगर वो अपना खुद का बिजनेस सेटअप नहीं किया होता, तो उसने अपनी यही सर्विसेज किसी और को बेची होती और उसके अगेंस्ट उसे कोई पॉजिटिव अमाउंट ऑफ मनी मिला होता, है ना। कोई बंदा अगर खुद का बिजनेस ना करता है तो कोई तो काम धंधा करता, कहीं और नौकरी करता तो कुछ तो अमाउंट मिलने ही वाला था उसको। अकाउंटिंग खर्चों में ये सारे अमाउंट्स इंक्लूड होते नहीं है। These costs form a part of economic cost। So economic cost में क्या क्या आता है देखो, एक the normal return on money capital invested by the entrepreneur himself in his own business। किसी व्यक्ति ने अपने ही बिजनेस में जो खुद का पैसा लगाया है उसके ऊपर एक नॉर्मल रिटर्न जो उसको मिलना चाहिए, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट का भाग रूप है और इकोनॉमिक कॉस्ट में है ना। मैंने अगर अपना बिजनेस में फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए लगाया है, तो 50 लाख रुपए में कहीं और लगा था तो कुछ मिल सकता था ना यार मेरे को, और कुछ नहीं, और बैंक में एफडी करा देता तो 7.5% मिल जाता है यार। म्यूचुअल फंड सही है करके डाल दिया तो म्यूचुअल फंड में तो 10-12% उधर मिल जाता। तो कुछ कुछ तो मेरे को नॉर्मल रिटर्न उसमें से एक्सपेक्टेशन होगा ही। ठीक है, दूसरा, the wages and salary not paid to the entrepreneur but could have been earned if the services had been sold somewhere else। उससे खुद के अपने बिजनेस में काम किया, अगर कहीं और काम करता तो सैलरी वेजेस कुछ तो मिलता उसको, है ना। वो उसको जो नहीं मिला उसको सैक्रिफाइस करना पड़ा, वो भी इकोनॉमिक कॉस्ट का भाग बनेगा। ठीक है, लाइकवाइज जो मॉनेटरी रिवॉर्ड्स for all factors owned by the entrepreneur himself and employed by him in his own business are also considered as a part of। ठीक है, बालक मैं तुमको बहुत बहुत सिंपल वर्ड में ये समराइज करके दे रहा हूं, इसको ऐसे ही याद रखना प्लीज। किसी और के पास से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए, उसका पेमेंट किया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है और अकाउंटिंग कॉस्ट का भाग। ठीक है, अपने खुद के फैक्टर्स अपने बिजनेस में लगाए, किसी और के पास से भी अपने खुद के फैक्टर्स अपने बिजनेस में लगाए, उसका कोई एक्चुअल पेमेंट तो हो ही नहीं सकता और इसीलिए अकाउंटिंग कॉस्ट में ही आएगा नहीं, बट इनकी एक काल्पनिक कॉस्ट मान ली जाएगी, अज्यूम कर ली जाएगी, जिसको इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, और वो इकोनॉमिक कॉस्ट में। तो इकोनॉमिक कॉस्ट में दोनों आएंगे, एक्सप्लिसिट भी आएगा
अगर कोई हमने को ऐसा पूछता है ट्रू और फॉल्स का जवाब देने के लिए कि भाई अकाउंटिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यस और नो? ट्रू, अकाउंटिंग कॉस्ट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। उसी तरह इकोनॉमिक कॉस्ट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, दोनों आएगा, है ना? इकोनॉमिक कॉस्ट में एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट दोनों आएगा, समझ आ रहा है क्या? ठीक है। सो इकोनॉमिक कॉस्ट टेक इनटू अकाउंट अकाउंटिंग कॉस्ट तो आएगा ही आएगा इकोनॉमिक कॉस्ट में। उसके साथ साथ क्या हो रहेगा? In addition, they also take into account the amount of money that the entrepreneur could have earned if he had invested his money and sold his own services and other factors in the next best alternative use. अपना रिसोर्सेज, अपना समय उसने नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज में लगाया होता, तो वहां से जो उसको फायदा मिल सकता था और ना मिला, वो फायदा का सैक्रिफाइस भी यहाँ कंसीडर। अकाउंटिंग कॉस्ट आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, whereas cost of whereas the cost of factors owned by the entrepreneur himself and employed in his own business is called implicit cost. Economic cost में दोनों आएगा, explicit as well as implicit cost. कहाँ काम आता है इकोनॉमिक कॉस्ट? डिसीजन लेने में काम आता है, ठीक है? अच्छा, यहां तक सबको समझ आया क्या? साथ में हो गया पक्का? अब देखो, कॉस्ट का कंसेप्ट, कॉस्ट का उपयोग अकाउंट्स में भी हो रहा है, इकोनॉमिक्स में भी हो रहा है, पर अभी हमने ये देखा कि दोनों के हिसाब से कॉस्ट की परिभाषा अलग है। अकाउंट्स जहां सिर्फ एक्सप्लिसिट खर्चे को खर्चा मानता है, वही इकोनॉमिक्स में एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट दोनों अमाउंट कंसीडर किए जाए। अब समझो कि कॉस्ट का डेफिनेशन अगर अलग है तो प्रॉफिट की डेफिनेशन भी चेंज हो जाती है। जैसे मैंने वो एग्जांपल मेरा दिया था कि मेरा क्लासेस से मैंने जब हिसाब किताब करके निकाला तो कितना प्रॉफिट है, ये 3 लाख का जो प्रॉफिट मेरे को दिख रहा है ना, पर अकाउंटिंग प्रॉफिट बोलते हैं उसको। पर जब वो सैलरी जो मैंने सैक्रिफाइस की थी उस बिजनेस को करने के लिए, उसे मैंने कंसीडर किया, तो मेरे को 4 लाख का लॉस दिख रहा था। वो 4 लाख का जो लॉस है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक लॉस, समझे? तो ये अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट लॉस की परिभाषा चेंज हो जाती है, क्योंकि कॉस्ट की अंडरस्टैंडिंग दोनों की अलग है, बराबर? अगर आप रेवेन्यू में से अकाउंटिंग कॉस्ट माइनस करते हैं, हेलो, ये आपका रेवेन्यू है, उसमें से अकाउंटिंग कॉस्ट माइनस करते हैं और जो बचता है उसको अकाउंटिंग प्रॉफिट बोलने का, नहीं बचा तो अकाउंटिंग लॉस है, ठीक है? रेवेन्यू और अकाउंटिंग कॉस्ट अगर इक्वल हो गया, इफ रेवेन्यू एंड अकाउंटिंग कॉस्ट आर इक्वल, तो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। बोलते उसको अकाउंटिंग ब्रेक इवन, मतलब एक ऐसी स्थिति जहां ना फायदा है ना नुकसान, प्रॉफिट है ना लॉस है, ठीक है? उसको ब्रेक इवन करना, ठीक है? सो अकाउंटिंग सेंस में ब्रेक इवन कहां होगा? जहां रेवेन्यू इज इक्वल टू अकाउंटिंग कॉस्ट, रेवेन्यू इज इक्वल टू अकाउंटिंग, ठीक है? सो अकाउंटिंग सेंस में रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर इक्वल, नो प्रॉफिट नो लॉस, रेवेन्यू इज मोर देन कॉस्ट। कौन सी वाली कॉस्ट है ये? रेवेन्यू इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग कॉस्ट, तो कौन सा वाला प्रॉफिट है ये? अकाउंटिंग। रेवेन्यू इज लेस देन कॉस्ट, तो कौन सा लॉस? अब कुछ वैसा ही इधर भी तुमको दिखेगा, इकोनॉमिक्स में भी। तो अगर रेवेन्यू एंड इकोनॉमिक कॉस्ट आर इक्वल, तो देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। हावेवर अब इकोनॉमिक कॉस्ट जब तुमने गिना होगा तो तुमने वो सैक्रिफाइसेस के लिए होंगे जो तुमने कंसीडर किए हैं इस बिजनेस के लिए, ठीक है? और वो सैक्रिफाइसेस जितना तो तुम्हारा कमाई हो ही गया है, इवन दो टेक्निकली रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर इक्वल, पर तुमने कुछ तो कमाया है। कितना कमाया है? जितना कहीं से छोड़ा था उतना कमाया है। 7 लाख की नौकरी छोड़ी और अपने बिजनेस में 7 लाख का प्रॉफिट किया,
तो इकोनॉमिक्स ऐसा कहता है कि तूने क्या ही प्रॉफिट किया, ना प्रॉफिट है ना लॉस है, पर ऐसा अपने को रियलाइज होता है कि 7 लाख तो कमाया है ना छोटे। हाँ, तो दैट 7 लाख जो कमाया है दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसको? हालांकि इकोनॉमिक की नजरों में ये प्रॉफिट नहीं है। इकोनॉमिक स्थिति में मैं अभी भी नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही हूँ। कहीं और से 7 लाख मिल सकते थे जो छोड़े, और यहाँ से 7 लाख कमा लिए, मतलब टेक्निकली मैंने कुछ कमाया नहीं है। बराबर है। इकोनॉमिक्स की नजरों में दिस इज स्टिल नो प्रॉफिट नो लॉस, बट हाँ इतना मैं कह सकता हूँ कि यार उस नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति में भी मैंने अपना नॉर्मल प्रॉफिट कमा लिया है, जितना कहीं और से छोड़ा था उतना मेरे को एक्सीडेंट लिया। हेलो। अब अगर रेवेन्यू मेरा इकोनॉमिक कॉस्ट से बढ़ जाए, देवी और सज्जनों रेवेन्यू इकोनॉमिक कॉस्ट से भी ज्यादा है, इसका मतलब कि तुमने ना सिर्फ अपना इम्प्लिसिट कॉस्ट रिकवर कर लिया है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट तो कमा ही लिया है, उसके भी ऊपर तुम्हारा कुछ तो प्रॉफिट आया है, इसीलिए इसको बोला गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, आल्सो नोन एज एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? आल्सो नोन एज इकोनॉमिक प्रॉफिट्स। क्योंकि इकोनॉमिक सेंस में तो प्रॉफिट यही है, इधर तो प्रॉफिट था ही नहीं ना इकोनॉमिक्स के हिसाब से, ब्रेक इवन था इकोनॉमिक्स वाला वो। समझ आ रहा है क्या? सो इकोनॉमिक सेंस में प्रॉफिट कब मिलेगा तुमको? जब रेवेन्यू इज मोर देन इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, तो ऐसा सोचो कि मेरा रेवेन्यू है ना, सुनने का नंबर सुनने का है लो, मेरा रेवेन्यू है ना 20 लाख रुपए, मेरा अकाउंटिंग कॉस्ट है ना वो 12 लाख। अकाउंटिंग कॉस्ट कितना है? मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट है ना वो 6 लाख। ठीक है, रेवेन्यू 20 लाख, अकाउंटिंग कॉस्ट 12 लाख, इम्प्लिसिट कॉस्ट 6 लाख। अकाउंटिंग सेंस में मेरा प्रॉफिट कितना? 8 लाख। 20 लाख का रेवेन्यू, 12 लाख का अकाउंटिंग कॉस्ट, तो 8 लाख का अकाउंटिंग प्रॉफिट कर रहा हूँ। इकोनॉमिक सेंस में मेरा प्रॉफिट कितना? 2 लाख। 20 लाख का रेवेन्यू, 12 लाख का एक्सप्लिसिट कॉस्ट गया, 6 लाख का इम्प्लिसिट कॉस्ट गया, तो बचा कितना? That is my economic profit, or I can say it's my supernormal profit, or I can say it's my abnormal profit. ठीक है, लास्ट, अगर रेवेन्यू आपका इकोनॉमिक कॉस्ट जितना नहीं है तो इकोनॉमिक सेंस में आप लॉस कर रहे हैं। जैसे वो 3 लाख का प्रॉफिट करके भी मेरे को 4 लाख का लॉस नजर आ रहा था। क्यों? क्योंकि माई रेवेन्यू वॉज नॉट इनफ टू कवर माई इकोनॉमिक कॉस्ट। हेलो, सबको समझ आया? पक्का? अच्छा, ऐसा मेरे को सोच के जवाब देने का, ठीक है? मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोल रहा था। अगर किसी बिजनेस को अकाउंटिंग प्रॉफिट हो रहा है तो उसको इकोनॉमिक प्रॉफिट भी होगा ही। बरोबर है? फॉल्स? क्यों? अकाउंटिंग प्रॉफिट हो तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट भी होगी। अगर किसी बिजनेस को इकोनॉमिक प्रॉफिट हो रहा है तो अकाउंटिंग प्रॉफिट उसका होगा ही। अगर इकोनॉमिक प्रॉफिट है मतलब एक्सप्लिसिट दोनों खर्चा निकाल चुके हो तो सवाल ही नहीं है कि तुम्हारा अकाउंटिंग प्रॉफिट ना हो। ठीक है। अच्छा सोचो, अगर कोई बिजनेस का अकाउंटिंग प्रॉफिट भी है और इकोनॉमिक प्रॉफिट भी है, दोनों सेंस में प्रॉफिट दिख रहा है, तो ऑलवेज अकाउंटिंग प्रॉफिट विल बी मोर देन इकोनॉमिक प्रॉफिट। नहीं मैं बोल रहा हूँ ये, देयर इज नो क्वेश्चन देयर। अकाउंटिंग प्रॉफिट वुड डेफिनेटली बी मोर देन इकोनॉमिक प्रॉफिट, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए तुमने सेल्स में से सिर्फ अकाउंटिंग कॉस्ट माइनस किया, उसी सेल्स में से तुम अकाउंटिंग और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों हटा के देखोगे तो इकोनॉमिक प्रॉफिट कम ही आएगा। चार हाँ, ठीक है। तो अगर अकाउंटिंग भी प्रॉफिट है इकोनॉमिक भी प्रॉफिट है, इसका मतलब कौन सा वाला प्रॉफिट ज्यादा होगा? ठीक है। अच्छा, अभी किसी बिजनेस को अगर इकोनॉमिक सेंस में लॉस हो रहा है तो उसको अकाउंटिंग सेंस में भी लॉस हो ही रहा होगा। तो जरूरी नहीं है, इकोनॉमिक लॉस एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट कैन को एग्जिस्ट। ठीक है। अच्छा, किसी बिजनेस को अकाउंटिंग में भी लॉस हो रहा है तो इकोनॉमिक में लॉस हो ही रहा होगा।
बराबर है ना। अगर अकाउंटिंग लॉस है मतलब छोटे तुमने अकाउंटिंग कॉस्ट भी रिकवर नहीं किया है तो इकोनॉमिक कॉस्ट को किधर से निकालेगा? पता चल रहा है? अच्छा चलो, किसी बिजनेस में दोनों ही लॉस है, अकाउंटिंग भी लॉस है, इकोनॉमिक भी लॉस है, तो कौन सा लॉस ज्यादा होगा? इकोनॉमिक लॉस ज्यादा होगा, इकोनॉमिक लॉस बड़ा होगा। क्योंकि इकोनॉमिक लॉस कैसे निकाला होगा? रेवेन्यू और इकोनॉमिक कॉस्ट का डिफरेंस लेके इकोनॉमिक कॉस्ट बड़ी होगी, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों आगे होगा ना उसमें, तो इकोनॉमिक कॉस्ट का अमाउंट बड़ा होगा, तो लॉस भी ज्यादा किसमें दिखेगा? नहीं आयुष, नंबर ले लूं? क्लियर है? पक्का? कोई कंफ्यूजन? चलो आगे, पक्का ना? ओके। अच्छा, अब समझ आ ही गया है। Okay. So you have some data in front of you. This is not a group activity. इंडिविजुअली करना है, नंबर सामने है। मेरे को चाहिए कि आप लोग मेरे को दो चीजें ढूंढ के दो। पहला अकाउंटिंग कॉस्ट, दूसरा इकोनॉमिक कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट। फोन ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले। करना है, कोई इंटरनल डिस्कशन नहीं। कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट।
किरण, गुंडी जल्दी कर। ए उस्ताद, मैं करवाएंगा चेक। शाना। ऐसा कौन सा भाषा में समझाने का कि कोई डिस्कशन नहीं करने का है। इससे ये प्रूव होता है कि तुम लोग टेस्ट में पक्का चोरी करते ही हो। 5-5 मार्क्स सबके कम कर ही दूंगा आपसे पेपर्स में। मेघराज के तो 10 कम हो गए। डन। भी गिन के 7-8 तो नंबर है, कितना खेलोगे इसमें। ओके डन। चलो बस अभी इनफ। मोक्षा, अकाउंटिंग कॉस्ट कितना है? हैं? तो कैलकुलेटर पे कुछ तो आया होगा। अरे वाह, तो पड़ोसन ने नहीं दिया? शक्ल देख के तो लगता नहीं कि उसका भी कुछ आया हो। क्या है बोल। अकाउंटिंग कॉस्ट 1,28,000। कैसे? यानिस, 22,76,000। शिवम, नहीं 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 नहीं, बस एक अकाउंटिंग ही बोलना है। हाँ। जानकी, 2,24,000।
पलक, जिमित, गुमशुदा, गुमशुदा, विनल है। ऐसा एक दो तरफा हो गया, मतलब सबको बोलने का हट ऑब्वियसली मंगी। वेदिका, पहले 76, पहले 80, 30, 36, अकाउंटिंग कॉस्ट ही पूछ रहा हूँ। 1870, अकाउंटिंग कॉस्ट ही पूछ, 1870, 1320, मुंडी 1180, 1580, 20, 1320, 160, 1680, आगे एक ही कैलकुलेट। हाँ राजू, तेरा तो एकदम क्लोज होगा। 1120, चलो देख लेते हैं। देखो, अकाउंटिंग कॉस्ट में वो सारे अमाउंट्स आएंगे जो एक्चुअल पे आउट्स है, एक्चुअल में पे किए वो सब कुछ आएगा। तो ही पेड एनुअल स्टाफ सैलरीज और 3.5 लाख, परचेज 5,20,000, तो 8,70,000 तो यही हो गया। 2,50,000 इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा, तो 8 और 2 10 और 11,20,000, 11,20,000 तो ये हो गया। इसके अलावा टोटल 10 लाख जो बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे ना, उसमें 6 लाख बोरो किया था एट 10% इंटरेस्ट। वो 10% इंटरेस्ट के हिसाब से 60,000 आएगा, तो 60 प्लस 1120, तो 11,80,000 इज द करेक्ट आंसर। वो तो कैपिटल है, अकाउंट के लिए कैपिटल इज नॉट कॉस्ट। ये तीन खर्चे तो एक्चुअल दिखे रहे, वो तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा बिजनेस में टोटल 10 लाख इन्वेस्ट किया, वो 10 लाख में से 6 लाख उधार का है। तो उधार जो लिया था वो कॉस्ट नहीं है, उधार का जो इंटरेस्ट है वो कॉस्ट है। मतलब बाकी के 4 लाख है, वो उसका एफडी था, उसमें से वो 4 लाख है। और उस एफडी में 1%। ये क्या समझ में ना आया, और किसी को बताओ।
11,80,000 क्लियर है एवरीबॉडी? क्लियर? बताओ, क्लियर है? कितना एक ही बार में सब करना अब भूल गए थे। ठीक, चलो, दैट वाज अकाउंटिंग कॉस्ट। नाउ हाउ अबाउट इकोनॉमिक कॉस्ट? फिर से खुद से करना, कुछ बोलना नहीं है जब तक पूछो नहीं। और अगर कोई इंटरनल डिस्कशन किया है गोइंग टू आस्क यू टू लीव द क्लास। मेघराज, वेरी क्लियर ऑन दैट। आइए, अकाउंटिंग कॉस्ट 11,80,000 तो था ही। अब इकोनॉमिक कॉस्ट ढूंढने में उतना तो है ही है। प्लस करके जाएंगे सारे वो अमाउंट्स के जो सैक्रिफाइस किए गए हैं। सैक्रिफाइस में एक तो उसका सैलरी आ गया 5 लाख का, तो 11,80,000 पे थे आप ऑलरेडी। पहले ये उसको रखो, इसको अलग से ऐड कर देते। 5 लाख ये अपनी खुद की शॉप में उसने अपना बिजनेस चालू किया। 8,000 का रेंट उसको मिल रहा था। अब नहीं मिलेगा। 8,000 महीने का, तो साल का हो गया 96,000। तो 5,96,000 पे यहाँ है। ठीक है, आगे ये जो 10 लाख इन्वेस्ट किए थे उसमें से 4 लाख उसके खुद के थे। वो 4 लाख सैक्रिफाइस नहीं है, पर वो 4 लाख पे जो 8% इंटरेस्ट मिल रहा था वो सैक्रिफाइस। सो 32,000 हो गया। सो 32, यहाँ 5,96,000 था, तो 6,28,000 उसका इम्प्लिसिट कॉस्ट है। ठीक है, अब वो इम्प्लिसिट कॉस्ट 11,80,000 में ऐड करोगे, वो 1808 बनेगा आपका। क्या?
इकोनॉमिक कॉस्ट। समझ आया? कितनों का आ गया था? 18,08,000। ठीक है, तेरे को पूछना भूल गया था ना अकाउंटिंग कॉस्ट, पर तेरा नहीं आया था। वो कैपिटल है बात, कैपिटल थोड़ा कॉस्ट होता है। कैपिटल तुम पी एंड एल अकाउंट के डेबिट। ठीक है, ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में न्यूमेरिकल फ्रॉम दिस वन। चलो, सो ये पहला कंसेप्ट खत्म किया हमने, अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। अब दूसरे पे आ रहे, आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लगभग उसी में से है जो अभी पढ़ा है, कुछ नया नहीं है। आउटले मतलब एक्चुअल खर्चा। मेरे को पता नहीं था कि कब तक आ जाएंगे, पेपर जल्दी खत्म हो गया ना तो आ गए। बैठ तक कहीं किसी के साथ बैठ जाते हैं, बुक ले ले। ठीक है, चलिए आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसी में से पढ़ा रहा हूँ, पर बुक में मिलेगा ही आपको सब। मैंने पैराग्राफ थोड़ा अलग किया है, बाकी वही है। देखिए, आउटले मतलब एक्चुअल। तो अभी जो अकाउंटिंग कॉस्ट हमने किया था दैट वाज सेम एज आउटले कॉस्ट। जो भी खर्चा एक्चुअल में पे किया गया है वो सब आउटले कॉस्ट में आता है, एक्चुअल एक्सपेंस। ठीक है, एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी अपने को पता ही है कि अपना पास कोई रिसोर्स है उसको दूसरे के काम में लगाते तो उसमें से कुछ बेनिफिट मिल सकता था, वो बेनिफिट सैक्रिफाइस किया, वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो एग्जैक्ट सेम फंडा जो हमने वहां पढ़ा था वही है। देखो, outlay cost involves actual expenditure on funds like wages, material, rent, interest वगैरह। They involve financial expenditure at some time and hence are recorded in the books of accounts। बराबर, कोई किसी ना किसी समय पे तो ये पे हुआ ही था, और इसीलिए उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी अपन रिकॉर्ड करते हैं। Opportunity cost on the other hand is concerned with the cost of next best alternative opportunity which was foregone। forgo करना मतलब sacrifice करना, त्याग देना। तो foregone in order to pursue a certain action। pursue करना मतलब किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करना, प्रयास करना। तो कोई एक्शन करने के लिए, कोई काम करने के लिए आपने जो फोरगो किया होगा, जो सैक्रिफाइस किया होगा, उस सैक्रिफाइस किए हुए ऑल्टरनेटिव का बेनिफिट इज आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है ना? आई थिंक स्कूल में आप पढ़ते थे तो वो चिंदी सा एग्जाम्पल होता था। एक फार्मर है, उसके पास जमीन, वो वीट उगा सकता है, राइस उगा सकता है। वीट उगाएगा तो राइस सैक्रिफाइस, राइस उगाएगा तो वीट सैक्रिफाइस, है ना? वो जो सैक्रिफाइस किया ना, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। समझ आया? अच्छा, आउटले कॉस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा, यस और नो? यस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा, यस और नो? नो। आउटले कॉस्ट में इज देयर एक्चुअल पेमेंट इन्वॉल्व? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में नो पेमेंट इन्वॉल्व। डेप्रिसिएशन को क्या कंसिडर करेंगे? इज इट एन आउटले कॉस्ट? इज देयर एन एक्चुअल पेमेंट? नहीं, माय क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आता वो सब, है ना? वो अकाउंटिंग टर्म्स मेरे को क्लियर ही नहीं होते, मेरे को इकोनॉमिक्स समझ आता है। तो आउटले कॉस्ट है या नहीं है, दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन इज।
Depreciation is an outlay cost, yes or no? How many of you say it's an outlay cost? Put your hands up. Put your hands up. How many of you say it's not an outlay cost? ध्रुवांश is निष्पक्ष. और कौन है निष्पक्ष में? क्यों हेमांगी? आउटले है नहीं है, क्या कंफ्यूजन? This is why I don't like accounts. Always confuses. ये विवशता है बालक उस विषय की कि जहां वो आपको ये मनवा रहा है कि डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश एक्सपेंस. इट इज इंडीड a cash expense. It is a prepaid cash expense. You are just writing it off. It is 100% undoubtedly, unchallengingly an outlay cost. बराबर. कोई मन में 1% का भी संदेह मत रखना कि वो आउटले नहीं है. बराबर. 100% आउटले कॉस्ट है. आप जिसको नॉन कैश एक्सपेंडिचर कह रहे हो वो टेक्निकली नॉन कैश नहीं है. उसका कैश आउटले इस पीरियड में नहीं हुआ है, ऐसा है. वो जब खरीदा था तब ऑलरेडी दे दिया है. ससुराल वाले नहीं थे वो मशीन जिनसे तुमने खरीदा था कि वो बिना पैसे के तुमको दे देंगे. समझे? पहले चुकाया होगा, फिर बुक्स में लाके राइट ऑफ कर रहे हो उसको. डन. चलिए. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे वापस आते हैं. देखिए एक ऐसा सेंटेंस मिलेगा आपको बुक में, अच्छा सेंटेंस है, ध्यान में रखिएगा इसको. इट इन्वॉल्व्स अ कंपैरिजन between the policy that was chosen and the policy that was rejected. Mallu, opportunity cost में there is a comparison involved. Comparison किसके बीच में कर रहे हो? The policy that was chosen and the policy that was rejected. आपको जो योग्य लग रहा था, सही लग रहा था, उसमें आपने अपने रिसोर्सेज लगाए, और जहां आपको लग रहा था कि ये सही नहीं है ऑप्शन, वो आपने रिजेक्ट कर दिया. जो रिजेक्ट किया वहां से आपको कुछ फायदा मिल सकता था, वो सैक्रिफाइस किया, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है. Opportunity cost relates to the sacrificed alternatives. They are not recorded in the books of accounts. अच्छा. अब कोई ऐसा सोचे कि सर अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आता ही नहीं है, अगर कोई एक्चुअल पेमेंट इन्वॉल्व है ही नहीं, तो जरूरत क्या है उसकी? भाई पहले ही वैसे तो समझा दिया मैंने आपको कि इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. बराबर. सो देखो ये कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट यूजफुल है बिजनेस मैनेजर्स के लिए. इट इज कंसिडर्ड व्हेनेवर रिसोर्सेज आर स्कैर्स and a decision involving choice of one option over the others is involved. जहां कहीं पे भी रिसोर्सेज कम होंगे और आपको कोई चॉइस करनी है, कोई चुनना है विकल्प कि यार यहाँ काम करें या यहाँ इधर रिसोर्स लगाए कि उधर, वहां आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर करना पड़ेगा. ठीक है. सो दैट इज ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, है ना. अपन कुछ भी करते हैं उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है. ऑलमोस्ट एवरी रिसोर्स दैट वी हैव इज लिमिटेड यार, है ना. तो अपन कुछ भी करेंगे उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मैं अभी इस समय यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इज देयर एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व? यस. तुम अभी इस समय बैठ के यहाँ पढ़ रहे हो, इज देयर एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व? देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. समझा? बट हाँ, हम जब इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में सोच रहे हैं तो हम सिर्फ वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर करते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती है. मेरा यहाँ अभी पढ़ाने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और वो इकोनॉमिक्स में कंसीडर भी होगा बिकॉज इट्स अ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तुम्हारा यहाँ बैठने का अभी कोई मॉनेटरी टर्म्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है. तुम बोलते कि सर हम इधर नहीं बैठते तो हम घर पे आराम से सो रहे होते, सैक्रिफाइस किया सैक्रिफाइस में माना नहीं, तो उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू ऑफिस नहीं किया जा सकता. समझे? तो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में ऐसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं. आप दुनिया में अभी इस समय कहीं पे भी हो सकते, पर देयर इज नो
मॉनिटरी एस्पेक्ट हुए। आप ऐसा नहीं बोल सकते, मैं सोच सकता हूँ कि मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा होता इसमें, तो मैं कहीं और कुछ काम कर रहा होता जिसमें से मेरे को कुछ पैसा मिलता। तो आप ये बोल सकते हो कि आप अगर पढ़ाई में ये साल यूज नहीं कर रहे होते तो आप कुछ जॉब कर रहे हो, तो वो जॉब से जो आप पैसा कमा सकते थे वो आपका सैक्रिफाइस है पढ़ाई करने, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, वो होगा नहीं एजुकेशन वाला ये रहा। चलिए, अब एग्जांपल्स दिए हैं इसके, ये वाला अच्छा एग्जांपल है, इसको प्लीज ध्यान में रखेंगे। अगर कोई कंपनी मान लीजिए क्लॉथ मैन्युफैक्चर कर रही है उसके खुद के यार्न में से, यार्न समझता है, पहले कॉटन लिया जाता है, फिर यार्न मतलब थ्रेड बनाया जाता है, उस यार्न से वीव करके क्लॉथ बनता है, समझा, ऐसा प्रोसेस होता है। अभी बोल रहा है कि वो यार्न भी खुद ही बनाता है, कॉटन लाके यार्न बनाता है, यार्न में से क्लॉथ भी खुद ही बनाता है, फिर क्लॉथ बेचता है। ओके, now it will have to consider not only the actual cost involved in producing yarn but also the opportunity cost of the price at which it could have been sold. तो आप क्लॉथ बनाने के लिए, यार्न बनाने में जो आपको खर्चा लगा होगा वो तो गिनोगे ही गिनोगे, तो ऑब्वियस है। पर आपको साथ में ये भी सोचना चाहिए कि यह यार्न हमने हमारे ही यहाँ मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ में यूज कर लिया, तो इस यार्न को हम मार्केट में बेच नहीं पा रहे। अगर ये यार्न हमने बेचा होता तो इसमें से कुछ प्रॉफिट मिलता, वो प्रॉफिट जो हमने सैक्रिफाइस किया वो भी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ आ रहा है क्या? नहीं क्लियर ना? पक्का ना? ध्यान रखना। हाँ, दूसरा आपको बोला है कि लॉन्ग टर्म कॉस्ट कैलकुलेशंस आप कर रहे हो, उसमें भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काम आती है। अभी जो एग्जांपल मैंने दिया कि भाई आप जितने साल पढ़ाई करोगे उतना साल आप जॉब नहीं करोगे, अगर जॉब करते तो कुछ मिलता, सैक्रिफाइस कर रहे हो सो दैट पढ़ सको, तो तुम्हारी पढ़ाई की जब टोटल कॉस्ट गिनी जाए तो उसमें सिर्फ तुम्हारा कोचिंग का फीस या तुम्हारा रजिस्ट्रेशन फीस और तुम्हारा बुक्स का खर्चा ही नहीं होगा, तुम्हारा वो सैक्रिफाइस भी इन्वॉल्व होगा तो तुमने उतने सालों तक जॉब ना करके किया है। लॉजिक आया? यस। चलिए, सो ये हुआ दूसरा कंसेप्ट। अब आते हैं तीसरे कंसेप्ट पे, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। मैंने समझा नहीं है। दो बार हमसे तीन चार बार तू बैठता है लास्ट बेंच पे, मैं तो बोलता हूँ यहाँ बैठा, फासला कम हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट कंसेप्ट इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? अपन कोई काम कर रहे हैं, उस काम के लिए कोई खर्चे को अगर आसानी से ट्रेस किया जा सके, पहचान लिया जा सके इजीली, तो उस काम के लिए वो खर्चा डायरेक्ट है ऐसा माना जाए। अगर कोई काम करने के लिए खर्चा हम कर जरूर रहे हैं पर उस काम के साथ उस खर्चे को आसानी से लिंक नहीं कर सकते हैं, तो वो इनडायरेक्ट माना जाए। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ इस बैच को हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब इस एक बैच को पढ़ाने के लिए स्वाभाविक है कि कई सारे खर्चे हमारे इधर हो रहे होंगे, रेंट का खर्चा, प्रिंटिंग का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, फैकल्टी पेमेंट्स, एडमिन स्टाफ की सैलरीज, डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट्स, बहुत सारे खर्चे इनकर हो रहे हैं, ठीक है। अब कुछ खर्चे इसमें से ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली इस बैच के लिए कितना, ये ट्रेस किया जा सकता है, आप आसानी से ट्रैक करके बता सकते हो कि इस बैच के लिए ये खर्चा इतना ही लगा है। इससे फैकल्टी पेमेंट कैन बी इजीली ट्रेस्ड, है ना, कौन से फैकल्टी कितना समय किस बैच में दे रहे हैं उसका तो आराम से रिकॉर्ड होता ही है ना, तो ट्रैक करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंटिंग का कॉस्ट कैन बी इजीली ट्रैक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट्स, अब मुश्किल हो गया।
ट्रैक करना है ना, इट्स नॉट दैट इजी टू फाइंड आउट कि इस एक पर्टिकुलर बैच के लिए कितना हमने इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बेयर की। तो ऐसे खर्चे जिनको हम आसानी से किसी काम के लिए ट्रैक नहीं कर सकते हैं वो कहे जाते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, और वो खर्चे जिनको यूं आसानी से ट्रेस किया जा सकता है वो बनते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। समझ आया? हालांकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फैसला है ना यूनिवर्सल नहीं हो सकता, बराबर। आप किस रेफरेंस में देख रहे हो खर्चे को उस पर निर्भर करेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? गलत जवाब। वो डिपेंड करता है कि मैं किस रेफरेंस में देख रहा हूँ। अगर जैसे मैं एक बैच के लिए देख रहा हूँ तो मैं ट्रैक नहीं कर पाऊंगा, इट इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। बट फॉर एग्जाम्पल हमारी अलग अलग ब्रांचेस हैं, अगर मेरे को ये जानना है कि हमारी किसी एक ब्रांच के लिए इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितना है तो ट्रैक हो सकता है इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो क्या हो गया, ब्रांच वाइज डायरेक्ट हो गया, बैच वाइज नहीं। समझ आया? तो कोई यूनिवर्सली नहीं बता सकता है कि डायरेक्ट का इनडायरेक्ट। इन जनरल सेंस अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फैसला करते हो तो कैसे करेंगे, पर जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो सर्विस दे रहे हैं उसके साथ कोई खर्चा ट्रैक हो जाए आसानी से तो वो डायरेक्ट है, अदरवाइज डन। सारे डायरेक्ट खर्चे होते हैं ना, ये बुक में लिखा हुआ नहीं होगा, सो यू शुड टेक अ नोट ऑफ इट समवेयर उस पॉइंट के आसपास। सारे डायरेक्ट खर्चे जो होते हैं ना उनका टोटल को कहते हैं प्राइम कॉस्ट। ऑल डायरेक्ट कॉस्ट्स आर कलेक्टिवली नोन एज प्राइम कॉस्ट, या शॉर्ट में लिखना हो तो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। टोटल डायरेक्ट कॉस्ट आर नोन एज प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं ना, फिर भी मेरा जैसा कौन सा क्या होता है वेरीफाई किया तो जी लिखा होगा ना किधर तो बोल मिला। बोल रहे हैं कि नहीं होगा, लिखने में नहीं कहीं तो लिखते हो, नहीं तो इसको कैसे मालूम? सारे जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं उनको कहा जाता है ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड काउंट तो यूज हुआ होगा। ठीक है, सारे डायरेक्ट खर्चों के टोटल को हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं, सारे इनडायरेक्ट खर्चों को कलेक्टिवली ओवरहेड्स कहा जाता है। किसी एक रेफरेंस में जो खर्चा इनडायरेक्ट है वो बहुत ऐसा पॉसिबल है कि दूसरे रेफरेंस में डायरेक्ट बन जाए ना। प्रोडक्ट वाइज जो खर्चा इनडायरेक्ट लग रहा होगा हो सकता है डिपार्टमेंट वाइज डायरेक्ट लगे। ओके, क्वाइट पॉसिबल। चलो, ये सेकंड मतलब थर्ड अपना क्लासिफिकेशन हुआ। नेक्स्ट आता है फोर्थ क्लासिफिकेशन, दैट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल। क्या होता है इंक्रीमेंटल? इज एडिशनल, एक्स्ट्रा। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब किसी काम को एक लेवल से आगे बढ़ाने के लिए जो एक्स्ट्रा खर्चा हमको बेयर करना पड़ेगा उसे कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। जैसे इमेजिन हम लोग यहाँ पे एज ऑफ नाउ वी आर ऑफरिंग सीए, एसीसीए, सीएफए, यूएससीएमए, ये चार कोर्सेज अपन यहाँ ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, नाउ गोइंग फॉरवर्ड लेट अस से हमको सीटीए भी ऑफर करना है, एक नया कोर्स हम ऐड करने का सोच रहे हैं। तो अब नया कोर्स ऐड करेंगे तो कुछ खर्चे ऐसा हो सकता है कि हमारे बढ़े। जैसे चलो रेंट का खर्चा तो नहीं बढ़ेगा अगर यही प्रीमाइसेस यूज करके मैनेज कर रहे हैं, है ना। एडमिन स्टाफ की सैलरी भी नहीं चेंज होगी, पर फैकल्टी कॉस्ट चेंज हो जाएगा।
प्रिंटिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा लगेगी, तो ये सारे खर्चे क्या बनेंगे हमारे इंक्रीमेंटल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट। एडवर्टाइजमेंट अगर एक्स्ट्रा करेंगे तो हाँ ठीक है। सो ये सारे खर्चे आर कंसिडर्ड टू बी इंक्रीमेंटल, दैट इज एडिशनल कॉस्ट। अच्छा, संक कॉस्ट क्या होता है? संक मतलब जो डूब चुका है, सिंक होना मतलब डूबना, तो संक मतलब जो डूब चुका है। संक कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट की जो डूब चुकी है, या तो सीधे शब्दों में जो खर्चा ऑलरेडी लग चुका है। आपका कोई डिसीजन, आपका कोई फैसला उस कॉस्ट को बदल नहीं सकता, ना ही वो कॉस्ट आपके डिसीजन को बदल सकता। ठीक है, संक कॉस्ट मतलब वो खर्चे जो ऑलरेडी लग चुके हैं। अब आप कोई भी डिसीजन लो, उस खर्चे में कोई चेंज आने वाला नहीं है ना। मेरे को सीपीए चालू करने का है, नहीं करने का है, छोटे रेंट का खर्चा तो जो है वो है, ये संक कॉस्ट, समझा? वो चेंज होने वाला नहीं है, इसीलिए हमारा डिसीजन उस खर्चे पर आधारित भी नहीं होगा। हेलो, ना चल रहा है ना? संक कॉस्ट में एक लास्ट, सेकंड लास्ट सेंटेंस देखिए, शायद नेक्स्ट पेज पे मिलेगा। हाई संक कॉस्ट often acts as a barrier for entry of new firms. है ना? क्या देना है क्या हो सकता है? सेंटेंस का मतलब समझेंगे, ठीक है? अगर सम कॉस्ट किसी बिजनेस में हाई है ना बालक, इसका मतलब कि नया उस बिजनेस में एंट्री लेने से घबराएगा। सोचो, अगर कोई बिजनेस शुरू करने के लिए ही छोटे मोटे स्तर पे भी शुरू कर रहे हो, उसके लिए भी आपको सोचो कि अगर शायद सैकड़ों करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर देना स्टार्ट करने के लिए मात्र, तो नया फॉर्म्स इजीली उस बिजनेस में एंट्री करेगा नहीं। तो एक बैरियर बन गया नए फॉर्म्स की एंट्री के लिए। बैरियर मतलब रुकावट, है ना? तो नया फॉर्म्स के लिए बैरियर क्रिएट हो गया कि किसी बिजनेस में संक कॉस्ट बहुत अधिक है। फिर आपका बिजनेस चले ना चले, जो पैसा लग चुका है वो तो लग चुका है। तो हाई संक कॉस्ट एक्ट्स एज अ बैरियर फॉर द एंट्री ऑफ। रेडी? ट्रेनिंग कॉस्ट। एक बार अपने अब किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप ट्रेनिंग हमने एम्प्लॉयज को दे दिया, फिर एम्प्लॉयज टिके जाए, वो खर्चा तो लग गया, वो लग गया। प्रोडक्शन ज्यादा करो कम करो, खर्चा लग गया, उस हिसाब से आप देखोगे। ठीक है, संक है ना, डिसीजन मेकिंग के रेफरेंस में होता है। आप क्या डिसीजन लेना चाह रहे हो उसके रेफरेंस में संक कॉस्ट है या नहीं वो देखा है। ठीक, चलिए ये एग्जांपल्स भी दिए आपको। एडवर्टाइजिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स कोई आपने खरीदे हैं, कोई फिक्स्ड फैसिलिटीज जैसे रेलवे लाइंस पे आपने खर्चा किया है, ये सारे संक कॉस्ट हो गए। चलिए अगला क्लासिफिकेशन जो देखेंगे हम, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हाई हिस्टोरिकल उच्चारण करने जा रहे थे। हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अच्छा, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है? देखो, हिस्ट्री काल, जो खर्चा भूतकाल में लग चुका है ना, आप खर्च कर चुके हो पैसे, तो दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है? आप जनरली किसी असेट्स के रेफरेंस में ये ज्यादा देखना है कि आपके पास कोई असेट है,
अब जैसे उसका लाइफ खत्म होएगा तो आपको नया खरीदना पड़ेगा, तो नया लाने के लिए आपको जो अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा ना उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, अभी जब ये एसी मैंने खरीदा था तो जितना अमाउंट उसको खरीदा मैंने वो अमाउंट उसका हिस्टोरिकल, ठीक है, अभी 2 4 5 साल 10 साल ये चलेगा जितना चलेगा, फिर मेरे को चेंज करना पड़ेगा। अगर चेंज करने के लिए मैं मार्केट जा रहा हूँ नया खरीदने के लिए मेरे को जो अमाउंट तब पे करना पड़ रहा है ना वो उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हाँ अब सब जाते हैं। इतना समझ आया पहले। अब सवाल है कि सर क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड सम कॉस्ट सेम होते हैं? तो बालक जो बता रहे हैं वो चौकड़ी में नहीं है। हाँ सुनना अच्छे से। ऑल हिस्टोरिकल कॉस्ट आर सम कॉस्ट। क्या बोला? हिस्टोरिकल कॉस्ट है बट ऑल sunk costs are not historical cost। पहले लिख लो फिर समझाता हूँ कैसे। ऑल हिस्टोरिकल कॉस्ट आर sunk cost but all sunk costs are not historical cost। all historical costs are sunk cost but all sunk costs are not historical cost। नॉन विथ वो समझाते हैं मीनिंग है ना। देखो क्या बताया मैंने कि सारे हिस्टोरिकल कॉस्ट सम कॉस्ट होते हैं। देखो जो खर्चा आप ऑलरेडी पास्ट में इनकर कर चुके हो, आप डिसीजन जो ले रहे हो उस डिसीजन लेने के लिए उस पास्ट के खर्चे को आप ध्यान में रखने का कोई मतलब बनता नहीं है। वर्तमान का डिसीजन है, आज कोई फैसला कर रहे हो तो तुमने पहले जो खर्चा कर दिया है उस खर्चे को ध्यान में लेके वो फैसला करने का कोई सेंस रहता नहीं है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट तो संक ही होता है ना बाय डिफॉल्ट। पर सारे संक कॉस्ट हिस्टोरिकल हो ये जरूरी नहीं है। जैसे वो सीपीए स्टार्ट करने के लिए रेंट का खर्चा इज संक कॉस्ट but it's not historical cost। I will have to pay rent every month। समझा? इट इज नॉट हिस्टोरिकल, वो पास्ट में ऑलरेडी चुका दिया अमाउंट नहीं है। पर संक जरूर है क्योंकि वो डिसीजन लेने के लिए उसका रेलेवेंस की। समझ आया? क्लियर सबको? जनरली है ना, रूल नहीं है पर जनरली हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट ये शब्द है ना वो किसी असेट के रेफरेंस में यूज होता है। हमेशा ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं बट ज्यादातर समय ऐसा होगा। चलिए अगला क्लासिफिकेशन जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट एंड, अच्छा इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमको 3 टर्म्स समझने पड़ेंगे। प्राइवेट कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। 3 टर्म्स को ध्यान में रखना है, प्राइवेट कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। अच्छा प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है? मतलब किसी काम को करने के लिए जो व्यक्ति वो काम कर रहा है उसे जो खर्चा भुगतना पड़ा दैट इज उस खर्चे का प्राइवेट कॉस्ट, उस काम का सॉरी प्राइवेट कॉस्ट। ऐसा समझो कि ये पेट्रोल वाले ले लो, सिंपल है। मान लो कि
अभी 1 लीटर पेट्रोल का भाव, पुराने नंबर्स हो गए माफी चाहते हैं। तो 1 लीटर पेट्रोल का भाव अभी आप बाजार में जा रहे हो तो 100 रुपए है, ज्यादा तो नहीं है। तो 100 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल, अब वो 100 रुपए जो आप अपनी जेब से भरोगे ना, वो उस 1 लीटर पेट्रोल की प्राइवेट कॉस्ट। ठीक है, आपने अपने फायदे को ध्यान में रखते हुए, अपनी जरूरत को ध्यान में रखते हुए वो खर्चा इनकम किया, प्राइवेट कॉस्ट। वो पेट्रोल अपन यूज करेंगे वाहन में, उससे पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन होगा जिससे वातावरण को, पर्यावरण को नुकसान होगा। ठीक है, वो नुकसान की कोई भरपाई हम कर रहे हैं, पर्यावरण को होने वाली नुकसान हम भुगत रहे हैं एज एन इंडिविजुअल, जिसने वो पेट्रोल भरवाया और यूज करवा कर रहा है, वो बेयर कर रहा है उस लॉस को या उस नुकसान को, नहीं। वो नुकसान एक्सटर्नल कॉस्ट है। ठीक है, अब वैसे तो उस नुकसान का कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते अपन, तो सोच ही रहे हो तो खाली ऐसे मन गणत नंबर सोच लेते हैं कि वो 1 लीटर पेट्रोल अपन ने जलाया और उससे पर्यावरण को होने वाला नुकसान इस लेटर से 50 रुपीज। ठीक है, इसका मतलब सोसाइटी को वो 1 लीटर पेट्रोल पड़ा 150 में। 100 तो हमने अपनी जेब से भरे, बाकी का 50 का नुकसान दूसरों ने झेला। ठीक है, तो सोशल कॉस्ट इज 150, पता चला। तो प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट इज इक्वल्स टू सोशल कॉस्ट। ठीक है, प्राइवेट कॉस्ट मतलब जो खर्चा वो काम करने वाले व्यक्ति ने भुगता है वो, एक्सटर्नल कॉस्ट मतलब उस काम से दूसरों को जो नुकसान हुआ वो, इन दोनों को जोड़ दो तो उस काम का सोशल कॉस्ट बचा। ठीक है, कोई सोचो थर्मल पावर प्लांट है, कोयला जला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, बराबर है, थर्मल पावर प्लांट। अभी वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोयले की खरीदी कर रहा है, इक्विपमेंट टूल्स वगैरह, उसका प्लांट वगैरह यूज हो रहा है, उसका डेप्रिसिएशन मानो, काम करने वाले लोग हैं उनका पगार मान लो, वो सब सारे खर्चे जो उस प्रोडक्शन एक्टिविटी में वो इनकर कर रहा होगा उस पावर प्लांट का मालिक, वो सारे खर्चे क्या है, प्राइवेट कॉस्ट है। ठीक है, और वो कोयला जल रहा है, फ्यूम्स निकल रहे हैं, है ना, वो एटमॉस्फेयर को बिगाड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है, वो दूसरों को होने वाली तकलीफ है। वो दूसरों से मेरा मतलब कौन है, वो व्यक्ति जिसने उस काम करने का डिसीजन नहीं लिया। काम करने का डिसीजन लेने वाले व्यक्ति ने तो जो खर्चा किया वो प्राइवेट कॉस्ट है, दूसरों को जो खर्चा भुगतना पड़ा, जिन्होंने उस डिसीजन में वो थे भी नहीं इन्वॉल्व, वो लोग सारे क्या है, उनको मतलब जो खर्चा लगा वो क्या है, एक्सटर्नल कॉस्ट। ठीक है, और टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो हुई वो सोशल कॉस्ट होगा, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल। समझ आया ना, क्लियर है कंसेप्ट। ये आप और विस्तार में सीखेंगे इसको चैप्टर 7, ये कंसेप्ट वहां आएगा फिर से। हाँ, चलो इतना क्लियर है, आगे चले। चलिए नेक्स्ट, आखिरी क्लासिफिकेशन है फिक्स्ड कॉस्ट एंड, ठीक है। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वो खर्चा जो हम काम कितना कर रहे हैं उसके हिसाब से बदलता नहीं है, ज्यादा काम करो या कम काम करो या ना ही काम करो, ये खर्चा जितना लग रहा होगा उतना ही लगेगा। ठीक है, तो ऐसा खर्चे को क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट। अभी तुम्हारा बुक में है ना 3 पैराग्राफ होएगा ये फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का, नीचे देख रहा है बरोबर ना, 3 है ना। अभी वो पहला 2 है ना वो फिक्स कॉस्ट के बारे में, लास्ट वाला है ना वो वेरिएबल कॉस्ट के बारे में।
चलो ये फिक्स कॉस्ट, या तो जिसको कांस्टेंट कॉस्ट भी कहते हैं, क्या लिखा है देखो, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। पर फंक्शन होना मतलब डिपेंड करना, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, है ना, फंक्शन होना मतलब डिपेंड करना। तो ये कह रहे हैं कि भाई फिक्स कॉस्ट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आउटपुट, मतलब ये आउटपुट के साथ बदलता नहीं है, आउटपुट बढ़े घटे जीरो भी हो जाए फिक्स कॉस्ट को कोई फर्क पड़ता नहीं है। They do not vary with output up to a certain level of activity। अब ये बहुत जरूरी शब्द है, मार्क करके रखना, up to a certain level of activity। चलो, सो फिक्स कॉस्ट है ना वाला, वो किसी एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक ही फिक्स रहता है। सर वो लेवल ऑफ एक्टिविटी से आपका मतलब क्या है, तो समझने का, द मैक्सिमम कैपेसिटी, जिसको अपन साइज ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, सुनना, हलो हलो, एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, घबराने का नहीं। देखो, मान लो इधर अपना ऐसा क्लासेस है, और इधर जितना भी अपने पास सिटिंग अरेंजमेंट है उसके हिसाब से मान लो 75 स्टूडेंट्स कैन बी अकोमोडेटेड दिस रूम। अब 75 being the maximum capacity of this room, अब टिल 75 स्टूडेंट्स में कितना भी लोग बैठा हो ना इधर, मेरा रेंट चेंज होने वाला नहीं। अब टिल 75, अगर मेरे को ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाने का है तो दो ऑप्शंस है। पहला कि मेरे को एक दूसरा जगह लेना पड़ेगा which would increase the rent, और मेरे को एक बड़ी जगह लेनी पड़ेगी that would also increase the rent। तो रेंट बीइंग अ फिक्स्ड कॉस्ट या कांस्टेंट कॉस्ट कहां तक फिक्स्ड है, एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक फिक्स्ड है ना। वो लेवल ऑफ एक्टिविटी इज नॉर्मली द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो इसीलिए अपन ऐसा कहते हैं कि फिक्स कॉस्ट है ना, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आउटपुट बट इट इज अ फंक्शन ऑफ प्लांट साइज या प्लांट कैपेसिटी। अगर प्लांट साइज या प्लांट कैपेसिटी में चेंज कर रहा हूं ना, तो उसके साथ फिक्स कॉस्ट जरूर चेंज होगा, आउटपुट के साथ नहीं होगा। मैं 5 स्टूडेंट को पढ़ाऊं कि 25 स्टूडेंट को पढ़ाऊं, उसमें फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हो रही है, समझो, खोपड़ी में जा रहा है। पर हाँ, एक बार ये क्लास अपनी फुल कैपेसिटी तक पहुंच गया और मुझे और स्टूडेंट्स को एकोमोडेट करना है, तो आई विल नीड अनदर फैसिलिटी जिसके लिए रेंट मेरे को एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा, सो दैट वुड चेंज दैट फिक्स कॉस्ट। सो फिक्स कॉस्ट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आउटपुट बट इट इज अ फंक्शन ऑफ कैपेसिटी, या बोल सकते हो इट इज अ फंक्शन ऑफ प्लांट साइज। समझे, एक लेवल ऑफ एक्टिविटी तक फिक्स कॉस्ट फिक्स। क्लियर। सो ये फिक्स खर्चे जो है, दे रिक्वायर अ फिक्स्ड एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट चाहे कितना ही हो, ये खर्चे लगेंगे ही। रेंट, प्रॉपर्टी टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, डेप्री, ये सारे खर्चे फिक्स्ड माने जा सकते हैं। डेप्री का खर्चा है ना बालक, वैसे तो आप विद्वान लोग हैं, जानते हैं डेप्रिसिएशन दो प्रकार से लग सकता है। एक समय बीतने से डेप्रिसिएशन लगता है, दूसरा उपयोग जितना हो रहा है उसके हिसाब से। उपयोग के हिसाब से लग रहा है ना तो डेप्रिसिएशन वेरिएबल, और समय के हिसाब से लग रहा है तो फिक्स्ड है। ठीक है, जनरली समय के हिसाब से ही लग रहा है। So these costs vary with the size of the plant and therefore are a function of capacity. They do not vary with the output, but they vary with the size of the plant. Capacity change करोगे तो ये जरूर change हो सकता है। So fixed costs do not vary with volume of output within a capacity level. अच्छा, अब फिक्स खर्चे हैं ना भाई, अवॉइड नहीं किए जा सकते हैं। कैन फिक्स कॉस्ट बी अवॉइडेड? नो, फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड। दीज कॉस्ट्स आर फिक्स्ड so long as the operations are going on। जब तक आप काम चालू रख रहे हो तब तक तो ये खर्चा रहेगा ही। they can be avoided only when the operations are completely closed down, और इसीलिए स्वभाव से हम इन खर्चों को inescapable या uncontrollable भी मानते हैं। inescapable मतलब इनसे बचा नहीं जा सकता है, you cannot escape from this। हेलो, साथ में हो ना? अच्छा,
चलो ये तो हमने बता दिया कि यार आप जब जब तक काम चालू रखोगे तब तक तो फिक्स खर्चा बंद हो ही नहीं रहा है ना। पर ससुर के नाते कुछ फिक्स खर्चे तो इतने डीप होते हैं कि आप एक बार ऑपरेशंस बंद कर दोगे ना, फिर भी ये इमीडिएटली खत्म नहीं होते। There are some costs which will continue even after the operations are suspended. Like for example, the storing of old machines which cannot be sold in the market. कोई फैक्ट्री है, प्लांट है, हम इक्विपमेंट्स मशीन जो होंगे, स्पेशली बड़े मशीन वगैरह, वो इमीडिएटली बेचे नहीं जा सकते। तो अगर आप बंद भी कर दोगे एक बार बिजनेस, तो भी आपको कुछ समय तक उन मशीन्स को स्टोर करना, उनका मरम्मत करवाना, ताकि वो बिके ऐसी कंडीशन में रहे, है ना। तो उसके लिए आपको खर्चे तो इनकर करते ही रहने पड़ेंगे। तो ये खर्चे तो आपका बिजनेस बंद हो जाने के बाद भी लग रहे भाई। ऐसे खर्चों को क्या बोलते हैं? शट डाउन कॉस्ट। इवन आफ्टर यू शट डाउन, ये खर्चा तो रहेगा। हेलो, जाग रहे हो ना? समझ आ रहा है ना? चलिए, अब ये वाला सुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इससे छुपा रुस्तम एमसीक्यू बन सकता है इसमें से। देखो, फिक्स खर्चों में ऐसा सोचो कि दो प्रकार के खर्चे होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। एक होते हैं प्रोग्राम्ड फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, प्रोग्राम्ड फिक्स्ड कॉस्ट, ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट। क्या नाम है दूसरा उनका? डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब समझते हैं, बल्कि वो फिक्स्ड कॉस्ट है कि जो हम हमारे हिसाब से, हमारी चॉइस से डिसाइड कर सकते हैं कि कितना इनकर करना है। स्वभाव से खर्चा फिक्स्ड है, आउटपुट लेवल्स के साथ वैरी नहीं करेगा, पर अमाउंट इनकर कितना करना है ये हमारी चॉइस। डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन का मतलब ही होता है चॉइस, मर्जी। तो ऐसी फिक्स कॉस्ट की जो डिस्क्रिशनरी है, मतलब हमारी मर्जी से हम तय करेंगे कि कितना इनकर करना। बराबर, एडवर्टाइजिंग का खर्चा इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट। कितना करना है, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ये तुम्हारी मर्जी है। पर जो भी अमाउंट तुम चुनोगे उसका तुम्हारा लेवल ऑफ आउटपुट के साथ कोई लेना देना नहीं है। तुम ज्यादा बना दो, कम बना दो, लगेगा खर्चा उतना, ठीक है। प्रोग्राम्ड फिक्स कॉस्ट का दूसरा नाम डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट। ये एक टाइप हुआ। इसका ऑपोजिट वाला जो टाइप होता है वो बुक में लिखा हुआ नहीं है, इसको बोलते हैं कमिटेड फिक्स कॉस्ट। Committed fixed cost, also sometimes known as contractual fixed cost. Discretionary का opposite, committed fixed cost या तो contractual fixed cost। Committed fixed cost का मतलब ये हुआ बच्चा कि इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार अमाउंट चाहे चेंज नहीं कर सकते हैं। आप कॉन्ट्रैक्चुअली एक बाइंडिंग में है, बंधे हुए हैं, आपको जो अमाउंट तय हुआ है वो चुकाना ही पड़ेगा। इट इज अ कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट। एग्जांपल, सैलरी, रेंट, ठीक है। सो जैसे सैलरी है, अगर किसी एम्प्लॉय को आपने काम पे रखा है, यू हैव कमिटेड कि आप उनको महीने का 20,000 पे करोगे, तो अब आप उससे बैक नहीं कर सकते हैं, नहीं मेरा मन नहीं, लाइक दिस, ऐसा नहीं बोल सकते। आप बंधे हुए हैं, बाइंडिंग है, तो इट इज अ कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट। समझ आया? डिस्क्रिशनरी हो गया। रेडी? चलिए, फिक्स कॉस्ट क्लियर हुए सबको? कोई परेशानी? वेरिएबल कॉस्ट, बस ये देख के, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है बच्चा? जो खर्चा वैरी करे, चेंज करे हमारे आउटपुट लेवल्स के साथ। आउटपुट बढ़ाया, कॉस्ट बढ़ी, आउटपुट घटाया, कॉस्ट घटी, तो उसको बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। आउटपुट जीरो तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो। अब यहाँ खाली ध्यान में रखने लायक एक ही पॉइंट है, हालांकि इसमें आप ज्यादा कोई अभी पूछोगे सवाल तो मैं डॉज कर दूंगा, क्योंकि ये आगे के डिस्कशन में डिटेल में कवर नहीं है। पर अभी सुन लो, खाली हेडलाइन सुन लो, विस्तृत समाचार अगले लेक्चर में आ जाएगा। हेडलाइन ये है कि वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट के साथ चेंज होता तो जरूर है। आउटपुट बढ़ाने से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, आउटपुट घटाने से वेरिएबल कॉस्ट घटेगी। यहां तक तो आप गारंटी बोल सकते, इतना बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ध्यान खाली इतना रखना है कि वेरिएबल कॉस्ट है ना,
उसी प्रपोर्शन में चेंज हो जिस प्रपोर्शन में आउटपुट बदल रहा है, ये जरूरी नहीं। मतलब आउटपुट डबल कर दोगे तो फिर ये वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, ये कंफर्म्ड है, कंफर्म्ड है। पर वो डबल ही हो ऐसा जरूरी नहीं। डबल भी हो सकता है, डबल से ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी रह सकता है। वो हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि वो प्रपोर्शन ऑफ चेंज हमेशा सेम, डायरेक्शन ऑफ चेंज हमेशा सेम होगी है ना, आउटपुट के साथ उसी दिशा में बढ़ेगा तो उसी दिशा में घटेगा। लॉजिक क्लियर सबको? अब क्यों ऐसा हम नहीं कह पा रहे सर कि वो सेम प्रपोर्शन में क्यों चेंज नहीं होगा, ऐसा क्या रीजन, वो हमारा पढ़ना, लाइक वो वेरिएबल कॉस्ट का ही डिस्कशन है बट आगे बढ़। रेडी? ठीक है, कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट सारे कवर कर लिए हमने। अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो कॉस्ट फंक्शन से शुरुआत करेंगे। अच्छा एक बार सुनो अभी, लिसन अप पीपल, चैप्टर 3 यूनिट 1 में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स करके एक टॉपिक आया था, एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स। उसमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एक था 5 ऑब्जेक्टिव्स में से। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के 2 भाग थे, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स एंड अदर्स। अदर्स कवर कर लिया था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग बाकी रखा था। क्यों बाकी रखा था? क्योंकि अकाउंटिंग कॉस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट का कंसेप्ट समझना बाकी था। नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो आज समझा ना, हाँ उसका रेफरेंसेस है उसमें, इसलिए बाकी रखा था। वो घर से पढ़ के आना है, ठीक है? ना समझ में आए तो पूछ लेना है, मोस्टली नहीं होगा प्रॉब्लम, बट इफ यू स्टिल फाइंड एनीथिंग तो पूछ लेना, बट पढ़ के आना। समझे? आज के लिए इतना ही, बाय।